एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसीजर। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। एक इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और अब आज जो हम इसे पढ़ाएंगे वो है इसका प्रोसीजर। ठीक है, कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। सबसे पहले एक बार और हम बता देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा प्रोसीजर, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। इसको हम डीएनए टेस्ट भी बोलते हैं। हमें किसी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी पर्सन की पहचान करनी है, तो वो पहचान अगर हम डीएनए के बेसिस पर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। नोट कर लीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन on the basis of its DNA. Its DNA is known as DNA fingerprinting. अच्छा, इसको हम फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए, पर्सन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि इसी काम के लिए पहले फिंगरप्रिंट्स यूज होते थे ना। आपने क्राइम के कई सारे सीरियल्स देखे होंगे। ठीक है, कैसे होते थे? कभी बंदूक पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स देखते थे। जहां कोई क्राइम हुआ है, कोई खून हुआ है, उस जगह पर अगर किसी रूम में हुआ है तो उसके आसपास जो सामान रखा हुआ है उस पर फिंगरप्रिंट्स देखते थे। तो कुल मिलाकर पहले इसी काम के लिए हम फिंगरप्रिंट्स यूज करते थे। लेकिन फिंगरप्रिंट्स साफ भी किए जा सकते हैं, लेकिन डीएनए को साफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डीएनए। कंसेप्ट इसका हम बता चुके हैं, फिर भी छोटा सा बता देते हैं कि देखिए, इस पूरी प्रोसीजर में जो असलियत मतलब जो हम एंड में जिसको हम निकालने वाले हैं, जिसको हम देखने वाले हैं, वो है VNTRs। ओके, VNTRs क्या है? शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये ऐसे डीएनए के सीक्वेंस हैं जो मुझमें अलग है, अलग मतलब जो मेरे अंदर इनका नंबर अलग होगा, आपके अंदर इनका नंबर अलग होगा, किसी और के अंदर इनका नंबर अलग होगा, और ये थ्रू आउट द लेंथ रिपीट होते रहते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि AGTCGCA। मैंने ये बहुत छोटा बनाया है, काफी सारे बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, काफी सारे बेसिस से मिलकर एक VNTR बनता है, काफी सारे बेसिस से मिलकर। ये मैंने काफी छोटा सा बनाया है। फिर दोबारा से मैं इसी को फिर दोबारा से यहाँ रिपीट कर रही हूँ, AGTCGCA। फिर दोबारा से इसको मैं आगे रिपीट कर रही हूँ, AGTCGCA। ओके, ये मैंने VNTR बार बार रिपीट कर दिया। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल नंबर, यानी कि हो सकता है मेरे एक डीएनए में इसका नंबर 20 हो, आपके एक डीएनए में इसका नंबर 25 हो, किसी और के डीएनए में 30 हो, किसी और के डीएनए में 40 हो, यानी कि इसका नंबर तो वेरिएबल रहता है, अलग अलग रहता है। दूसरा, टैंडम रिपीट्स। टैंडम का मतलब होता है एक के बाद एक बार ये आया, फिर देखिए ये आया, फिर ये आया, यानी कि एक के बाद एक ये आते रहते हैं। और रिपीट्स मतलब रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये VNTR। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रोसीजर में इन्हीं को देखेंगे। हमारी पूरी प्रोसीजर में जो एम होगा वो ये होगा कि हम इन VNTR को देख पाए, क्योंकि डीएनए तो बहुत छोटा होता है, उसमें भी इन सीक्वेंस को देखना जो थ्रू आउट द लेंथ रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। तो इस पूरी प्रोसीजर में हम यही देखेंगे कि ये VNTR डीएनए में कहाँ है, उसको मार्क करेंगे, और फिर 2 पर्सन के VNTR में हम डिफरेंस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर वो एक सा हुआ तो वो यानी कि एक ही पर्सन है। चलिए वो हम आगे बताते हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसीजर फटाफट से। किस तरह से होगा ये पूरा प्रोसीजर, इसको हम एक स्टोरी बना के आपको समझाएंगे। समझ लीजिए कि किसी जगह पर कोई क्राइम हुआ है, खून हुआ है किसी जगह पर। ठीक है, और उस जगह पर ये यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। ओके, इसके पास यहाँ पर हमें कुछ ब्लड मिल गया। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन करने गए उनको यहाँ पर क्या मिल गया बेटा? ब्लड, जो कि इसका नहीं था। तो ये किसका होगा? खून करने वाले का होगा। हमने ले लिया ये ब्लड। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें 2 लोगों पर शक है। ठीक है, कोई भी 2 नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, छोटे से नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अर्चना एंड अमित। ठीक है, किसी बच्चे
बच्चे का ये नाम हो तो बुरा मत मानना। अर्चना और अमित, इन दो लोगों पर हमें शक है, इनको वहां जाते हुए देखा है। अर्चना कह रही है कि मैंने नहीं किया खून, अमित कह रहा है कि मैंने भी नहीं किया खून। अब देखते हैं इन दोनों में से किसने खून किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पता चल जाए कि अगर ये ब्लड किसका है तो उसी ने खून किया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये ब्लड किसका है तो यानी कि खून उसी ने किया है, तो पता कर लो आप इस ब्लड में जो डीएनए होगा, ठीक है, उसको हम अर्चना और अमित के डीएनए के साथ मैच कर लेंगे। किस प्रोसीजर में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। ठीक है, समझ में आया आपको। इस ब्लड में जो डीएनए होगा उसको अर्चना और अमित के डीएनए के साथ मैच कर लेंगे। जिसके साथ भी इस ब्लड का डीएनए मैच करेगा उसी का ब्लड हुआ ये, ठीक है, और उसी को हम पकड़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लड लिया। अब ब्लड में क्या होती है, सेल्स होती है ब्लड में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी जो सेल्स हैं उनको निकाल लिया। कई सारी सेल्स मिलती है, हमने अभी एक सेल लिया है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलेगा, डीएनए। हमने ले लिया यहाँ पर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए निकाल दिए। अब सेल के अंदर से डीएनए के निकालने को हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकालने को बोलते हैं हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को बाहर निकाल लिया, उसको अगर हमें देखना है, उसके बारे में पता करना है, तो इसके लिए जो बाहर तो निकालना पड़ेगा। सेल के अंदर अंदर रहने के कैसे पता चल जाएगा, तो उसको हमने बाहर निकाला, तो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद आ जाइए हम, डीएनए हमारे पास यहाँ बहुत छोटा होगा, ठीक है, हमें तो बहुत सी छोटी सी ब्लड ड्रॉप मिली थी, ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी मिल सकती है, तो वहां हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डीएनए का अमाउंट हमें बहुत कम मिला तो उस केस में हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, उसके अमाउंट को बढ़ाएंगे। जैसे फोटोस्टेट की मशीन होती है ना, उसमें आप एक कागज लगाए, फोटोस्टेट की मशीन में अगर आप एक कागज लगाओ तो ऐसे बहुत सारे कागज आपको निकल के मिल जाएंगे। तो उसी तरह से डीएनए की भी एक फोटोस्टेट की मशीन होती है, जिसको मैं आगे समझाऊंगी आपको। उस मशीन का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कैसे काम करती है इसको भी मैं एक वीडियो में समझाऊंगी, आपके बायोटेक वाले में है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डीएनए की फोटोस्टेट की मशीन, डीएनए की फोटोस्टेट की मशीन इज नोन एज पीसीआर। तो हम क्या करेंगे, इस डीएनए को पीसीआर मशीन में डालेंगे। जैसे ही हम डीएनए को पीसीआर मशीन में डालेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डीएनए था, जो कम अमाउंट में था, वो हमें ज्यादा दिख जाएगा। भाई आपको कुछ काम करना है तो ज्यादा चीज होगी, ज्यादा देखने को मिलेगा, तो उसमें स्टडी करना आसान रहेगा। इसलिए हमें पीसीआर मशीन में हम डालेंगे तो हमको एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा डीएनए मिल जाएगा। अब ये जो बहुत सारा हमारा डीएनए है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ एम्प्लीफाइड डीएनए। एम्प्लीफाइड डीएनए यानी कि बहुत सारा डीएनए हमें मिल गया। अब क्या करेंगे भाई, डीएनए जो हमें बहुत सारा मिला है वो होता डीएनए बहुत लंबा है। अब इतने लंबे डीएनए में वीएनटीआर को देखना तो बड़ी टेढ़ी खीर है, तो हम ऐसा करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कैंची। क्या यूज करनी पड़ेगी, कैंची। और डीएनए की कैंची वैसी नहीं होती है जो हमारे घरों में होती है, डीएनए की कैंची का नाम है, नोट कर लीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। डीएनए की कैंची का क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। समझ में आ रहा है, उस कैंची का क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अगर आप नोट कर रहे हैं तो अपनी नोटबुक पे नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए कैंची, पर इस कैंची को बोर्ड में मत लिख के आना, तुम्हारे समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट पर, ठीक है, नोट दैट स्पेसिफिक साइट पर। इस एंजाइम के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाली आप यूनिट में, बट यहाँ आप इतना समझिए बस एक कैंची है जो हमारे जो डीएनए की लंबा सा डीएनए है उसको कट करेगा स्पेसिफिक साइट पर, और हमें डीएनए के छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। हमें यहाँ डीएनए के क्या मिल जाएंगे, छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स, जिनको हमने लिखा यार डीएनए फ्रेगमेंट्स। याद रखिए, ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये एक लेंथ के नहीं होंगे, एक बराबर लेंथ के नहीं होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई उससे बड़ा होगा, कोई उससे बड़ा होगा, इस टाइप के होंगे। अब हम क्या करें, छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स हमें यहाँ डीएनए के मिल गए, अब हम क्या करें, इनको देखें कैसे, ये तो एक गुच्छा सा बना हुआ है, छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स इतने सारे मिल गए, अब इनको लाइन से लगाना है। क्या करना है, इसको
लाइन से लगाना है। कोई आपके पास कोई चीज है वो ऐसे ही उस तरह से पड़ी हुई है, वही चीज आपकी इस तरह से हमने लाइन से लगा दी, तो किसको स्टडी करना आसान होगा? जो लाइन से लगी हुई है, तो इसको हमें लाइन से लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। मैंने पहले बताया था कि ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो इसको हम अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। इसके लिए जो मशीन यूज होती है उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। क्या नाम है उसका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। यहां मैं लिख देती हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। ये वो मशीन है जो डीएनए को उसके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगी। सबसे छोटा सबसे आगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ये मशीन करती कैसे काम है इसको भी आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एनोड और कैथोड लगे होते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ प्लस चार्ज लगाया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा रखा है, और यहाँ पर वेल्स बने होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेल्स। डिटेल में आएगा, बायोटेक में आएगा इसके बारे में। ठीक है, अभी जितना है उतना समझिए। यहाँ पर वेल्स बने होते हैं, इन वेल्स में हम अपना डीएनए डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। आपने डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फोरस की वजह से। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा या पॉजिटिव की तरफ भागेगा? ठीक है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आपका जो डीएनए है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है आपको? डीएनए जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। किस चार्ज की तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इस तरह से यहाँ पर डीएनए अरेंज हो जाएंगे। अरेंज कैसे होंगे देखिए, समझिए। एक जो डीएनए जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसका वेट भी कम होगा, वो ज्यादा तेजी से भाग सकेगा। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में जैसे हम मशीन को ऑन करेंगे तो छोटा वाला सबसे तेजी से भागेगा, उससे बड़ा वाला उससे भारी होगा, वो थोड़ा धीमे भागेगा, उससे बड़ा वाला उससे भी भारी होगा, वो थोड़ा, उससे बड़ा वाला सबसे भारी, उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, तो वो सबसे ही धीमे से भागेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो डीएनए है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। सबसे छोटा वाला सबसे आगे, फिर उससे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इस तरह से ये अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। भागने की डायरेक्शन कौन सी होगी? इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इनके भागने की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से डीएनए एक सीक्वेंस में अरेंज हो गए। डीएनए एक सीक्वेंस में अरेंज हो गए। एक चीज और आप यहाँ याद रख लीजिए कि यहाँ जो हम जेल यूज करते हैं ना इस मशीन में, उस जेल का नाम है एगेरोस जेल। उस जेल का क्या नाम है? एगेरोस जेल। ये भी बायोटेक में आएगा आपको, मैंने यहाँ बता दिया है आपको। ठीक है, तो डीएनए क्या हुआ? अपने सीक्वेंस में अरेंज हो गई। अब क्या होगा बेटा कि डीएनए अपने सीक्वेंस में अरेंज हो गए। अब आप इसमें डाल दो एल्केलाई। क्या डालना है इसमें? एल्केलाई। जब आप इसमें एल्केलाई डालेंगे तो सारे डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड थे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। सारे डीएनए कैसे हो जाएंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर आपने इसमें एल्केलाई डाल दिया तो जो आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। हमने डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों किया? देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो प्रोब का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्रोब हमारे डीएनए के जो सीक्वेंस है रिपीटेटिव डीएनटीआर उससे जाके जुड़ जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जो डबल स्ट्रैंडेड, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, जिसमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, और ये मेरा प्रोब है। ये प्रोब इसके साथ बाइंड करेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ प्रोब बाइंड करेगा? नहीं करेगा। अगर मैंने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया, ठीक है, ए टी जी सी 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 जो भी सीक्वेंस होगा उसका सामने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगा कोई, तो ये प्रोब उससे जाके बाइंड कर जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो मैंने डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों किया? क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से प्रोब बाइंड कर जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद की जो प्रोसीजर है वो इस तरह की है कि एक नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट। कौन सी शीट? नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट, इसको हम नायलॉन शीट भी कहते हैं, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब किस तरह से लगाएंगे? देखिए, मेरे
पास यहाँ पर ये एक बोतल है, ठीक है, जिसका पानी खत्म हो चुका है, और ये है मेरे पास, समझ लीजिए, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट। ये मेरे पास एक बोतल है और ये है नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट, ठीक है। इस बोतल को तो आप समझिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन, ठीक है। ये बोतल है हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन, जिस पर डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज है। और ये नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर जो शीट है, ठीक है, इस शीट को मैं इस तरह से लेके यूं लगा दूंगी इसके ऊपर, ठीक है। और जब मैं इसको इस तरह से यूं देखूंगी तो जितने भी डीएनए इस पर अरेंज थे अपने साइज के अकॉर्डिंग, वो सारे डीएनए अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन से हट के इस पर आ जाएंगे नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट पर। वो सारे डीएनए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन पर थे वो यहाँ आ जाएंगे नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट पर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने किस तरह से किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के ऊपर मैंने नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट को लगाया, और ये जो सारे डीएनए हैं ये अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में जिस सीक्वेंस से लगे हुए थे उसी सीक्वेंस से ये नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट पर अरेंज हो जाते हैं। अब ये हमारे नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर शीट पर अरेंज हो गए। अब आप प्रोब ऐड करिए। अब यहाँ पर टाइम आता है क्या ऐड करने का, प्रोब ऐड करने का। प्रोब मैंने आपको पिछली वीडियो में, इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पिछली वीडियो में बताया, प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री होता है वीएनटीआर के, ठीक है। प्रोब किससे जाकर जुड़ेगा, वीएनटीआर से। तो इसमें जहां जहां आपके वीएनटीआर होंगे प्रोब वहां वहां जाके जुड़ जाएगा। सपोज दैट इसमें नहीं है वीएनटीआर तो यहाँ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसमें नहीं है वीएनटीआर तो यहाँ नहीं जुड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोब मैंने ये वाला डीएनए क्यों छोड़ा, यहाँ वीएनटीआर नहीं था। मैंने ये वाला डीएनए क्यों छोड़ा, यहाँ वीएनटीआर नहीं था। मैंने ये डीएनए क्यों छोड़ा, यहाँ वीएनटीआर नहीं था। जहां जहां वीएनटीआर होता है वहां वहां ये प्रोब जाके जुड़ जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा ऐड प्रोब। प्रोब वीएनटीआर से जाके जुड़ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, प्रोब वीएनटीआर से जाके जुड़ जाता है। अब जब प्रोब वीएनटीआर से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसको देखने के लिए मैंने पहले बता दिया था आपको पिछली वीडियो में कि प्रोब को हमने चमका दिया था। प्रोब को हमने चमका दिया था। कैसे चमकाया था हमने, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा चमकाने के लिए क्या यूज होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी कि प्रोब को हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा दिया था, रेडियो लेबल्ड कर दिया था। प्रोब को क्या कर दिया था हमने, रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड, ताकि ये प्रोब चमके। भाई यहाँ तो ब्लैक कलर से मैंने बना दिया प्रोब और आपको बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है, पर डीएनए में प्रोब थोड़ी ना इतने अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। बहुत छोटी चीज है, बेस सीक्वेंस है, छोटे छोटे से कैसे दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, उसको चमका दिया, ठीक है, रेडियो लेबल्ड कर दिया। तो अब ये जो जहां जहां प्रोब ये जो जुड़ेगा, ठीक है, वो जगह चमकेगी। किसमें चमकेगी, एक्सरे में। किसमें चमकेगी, एक्सरे में। एक्सरे में वो जगह चमकेगी। और जो जगह चमक रही है, अब एक बात समझिए कि प्रोब जहां जुड़ रहा है, कहां जुड़ रहा है, वीएनटीआर से। प्रोब कहां जुड़ रहा है, वीएनटीआर से। यानी कि ये वीएनटीआर है, ये वीएनटीआर है, ये वीएनटीआर है। यानी कि जहां जहां प्रोब है वहां वहां वीएनटीआर है। यानी कि जो जगह चमक रही है वो जगह किसकी जगह है, वीएनटीआर की, ठीक है। तो आपको इजीली एक्सरे में वीएनटीआर दिख रहा है। अब आप इसका जो हमारा क्राइम वाली जगह पर ब्लड निकला है, इसका वीएनटीआर, और आपको जिन दो लोगों पर शक है इनके वीएनटीआर से मैच करिए, ठीक है। अब इनके वीएनटीआर निकालने हैं। सेम जो प्रोसेस अभी आपने यहाँ की है, ऐसी सेम प्रोसेस आपको अर्चना के डीएनए के साथ, अमित के डीएनए के साथ भी करनी है। तो आपको इनका भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको सेम ऐसा इनका भी मिल जाएगा। अब अर्चना का, अमित का, और ये अननोन है ना, ये कैसा है, अननोन, हमें नहीं पता ये किसका है, ठीक है। इन तीनों का वीएनटीआर आप मैच कर लीजिए। जिसका वीएनटीआर इससे मिलता है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दो लोगों के वीएनटीआर कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। हो सकता है कि मेरे एक डीएनए में, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। हर एक पर्सन के अंदर इसका नंबर अलग होता है, पोजीशन अलग होती है। तो यानी कि अगर मेरे डीएनए में, एक डीएनए में मान लो 20 वीएनटीआर है, तो हो सकता है अर्चना के डीएनए में, एक डीएनए में 30 वीएनटीआर हो, इसके में हो सकता है 40 वीएनटीआर हो, वो भी अलग अलग पोजीशन पर, ठीक है। वेरिएबल नंबर, ठीक है, याद रखिए इसका नंबर वेरिएबल होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो यहाँ कितने वीएनटीआर हो गए, 1 2 3 4 5 6 वीएनटीआर है। यहाँ हो सकता है इसमें अलग हो, इसमें अलग हो। तो यानी कि मैं क्या करूंगी, इसका,
ठीक है। इनके VNTR में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखूंगी कि कितने VNTR इनके मिलते हैं। इसमें से जिसका भी VNTR इससे मैच करता है वो ब्लड सैंपल उसी का है, ठीक है, और वही है हमारा प्रोटीन। तो समझ में आया आपको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किस तरह से हम पूरी प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किस तरह से हम मर्डर करने वाले का पता कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें हम पैटर्निटी और मैटर्निटी का भी पता कर सकते हैं कि कोई चाइल्ड है, अगर दो लोग उस पर बोल रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, वो कोई दो कपल बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है, ठीक है, तो इसको भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड के अंदर हाफ ऑफ द जो जीन्स होती है वो अपने मदर से आती है, हाफ ऑफ द जीन अपने फादर से आती है। तो हम इस तरह से उनका VNTR पता कर सकते हैं। जो अननोन होगा ना कपल, उसका VNTR उस चाइल्ड से मैच नहीं करेगा, और जो उसके पेरेंट्स होंगे उसका VNTR उस चाइल्ड से ज्यादा मैच करेगा। मैं ये नहीं कह रही पूरा मैच करेगा, बट ज्यादा मैच करेगा। आई थिंक आपको ये प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके लिए हमने जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरे नोट्स जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम 12th क्लास की नीट के पर्पज से, एम्स के पर्पज से बायोलॉजी के हर टॉपिक की वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू।